जनवरी 23 साल था 2001। सुबह सुबह करीब 9 बजे के आसपास एक मिशन दिमाग में लिए हुए 7 लोग एक जगह पर मिलने का प्लान बनाते हैं। कहने को तो वो छुट्टियां मनाने के लिए बीजिंग में आए थे और यहाँ एक अपने दोस्त के घर पर रुके हुए थे। उस घर से निकलते समय वो स्प्राइट की एक एक ड्रिंक अपने साथ लेके चल रहे थे। थोड़ा चलने के बाद वो पहुंचते हैं त्यानमन स्क्वायर के पास, जो था सिटी के एकदम बीचों बीच। करीब 2:30 के आसपास वो स्क्वायर के चारों तरफ खड़े हो गए थे और उनमें से एक औरत आगे बढ़ती है और उस स्क्वायर की मेन बिल्डिंग के सामने जाकर बैठ जाती है। फिर अचानक से जो स्प्राइट की बोतल वो घर से लेके आई थी उसका ढक्कन खोलती है और उसमें जो लिक्विड था उसको अपने बॉडी पर छिड़क देती है और देखते ही देखते वो अपनी बॉडी को आग के हवाले कर देती है। जब तक पुलिस वाले उसके पास पहुंचते, उसके 4 और साथी उसी तरह उस स्प्राइट की बोतल का ढक्कन खोल के उसमें भरा हुआ लिक्विड अपने ऊपर डालते हैं और अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं। और इस इंसिडेंट में शामिल 5 लोगों में से एक थी 12 साल की बच्ची। उनको लग रहा था कि वो अपने मास्टर के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, तो उनका मास्टर उनको बचा लेगा और उनको पेन तक नहीं होने देगा। लेकिन वो सच्चाई से कोसों दूर थे। उन लोगों के इस तरह प्रोटेस्ट करने का कारण था 2 साल पहले हुआ एक और प्रोटेस्ट। और 2 साल पहले 1999 में इनके साथी प्रोटेस्टर्स के साथ जो कुछ भी चाइनीज गवर्नमेंट ने किया था उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना ही नहीं, चीन में पैदा हुआ एक कल्ट रिलीजन जिसकी तारें ट्रंप से लेकर अमेरिकन मीडिया तक कैसे जुड़ी हैं, इस कल्ट के पीछे छुपे हुए लोग आज भी कैसे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और बड़े बड़े स्कैम्स में भी शामिल हैं, सबका खुलासा करेंगे आज। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हैरी और आप देख रहे हैं द डार्क फाइल्स का नया एपिसोड, द डार्क रियलिटी ऑफ चाइनीज कल्ट फालुन गॉन्ग। आज की कहानी के 2 पार्ट्स हैं और दोनों पार्ट्स में आपको 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिलेंगे और मैं फालुन गॉन्ग का पूरा चिट्ठा आपके सामने खोलने का ट्राई करूंगा। तो स्टोरी शुरू होती है 1992 से। फालुन गॉन्ग, जिसका दूसरा नाम फालुन दफा भी है, इसे ली होंगजी ने शुरू किया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक तरह की योगा जैसी एक्सरसाइज जिसको ये लोग क्यूगांग बोलते हैं, इसके अलावा मेडिटेशन, सच्चाई, दया और सहनशीलता जैसे मॉरल टीचिंग्स पर बेस्ड है। शुरू में तो चाइनीज गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट किया और करोड़ों लोग चाइना में पार्क्स में प्रैक्टिस करते दिखते थे। ली होंगजी ने क्लेम किया था कि उसके पास 100 करोड़ फॉलोअर्स हैं, लेकिन रियल टाइम में नंबर कुछ 3-4 करोड़ के आसपास का था। लेकिन 90 के दशक में इसकी आलोचना होनी शुरू हो गई थी। चाइनीज जर्नलिस्ट और साइंटिस्ट ने क्यूगोंग के सुपरनैचुरल क्लेम्स को डिबंक करना शुरू कर दिया था। जैसे ये क्लेम करते थे कि इनकी बताई हुई एक्सरसाइजेस से सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं और इंसान में दैवी शक्तियां यानी सुपर पावर्स आ जाती हैं। तो इसके रिएक्शन में फालुन गॉन्ग के फॉलोअर्स ने भी इसका अग्रेसिव रिस्पांस देना शुरू किया। 1996 से 1999 तक 300 से ज्यादा प्रोटेस्ट लोगों द्वारा किए गए। ली होंगजी भाई साहब ने माहौल गर्म देख के चाइना से कल्टी मारी और 1998 में वो खुद परमानेंटली अमेरिका शिफ्ट हो गया। बीजिंग टीवी ने एक साइकोटिक हो चुके फालुन गॉन्ग डिसिपल पर डॉक्यूमेंट्री बनाई, तो 2000 प्रोटेस्टर्स ने उनके स्टेशन को घेर लिया और जो मेन रिपोर्टर था उसको भी जॉब से फायर करवा दिया। अप्रैल 1999 में ताइजिन यूनिवर्सिटी की मैगजीन ने फालुन गॉन्ग पर एक नेगेटिव आर्टिकल पब्लिश किया। इस आर्टिकल में क्यूगांग को सुपरस्टिशन बताया गया था। रिस्पॉन्स में 6000 से ज्यादा फॉलोअर्स ने 3 दिनों तक यूनिवर्सिटी कैंपस को ऑक्यूपाई कर लिया। उन्होंने आर्टिकल की रिट्रैक्शन की डिमांड की और माहौल इतना गर्म हो गया कि राइट्स जैसी सिचुएशन बन गई, जिसके चलते पुलिस ने 45 लोगों को अरेस्ट कर लिया। फिर इसी टेंशन से इंस्पायर्ड होकर 25 अप्रैल को 10,000 से ज्यादा फालुन गॉन्ग फॉलोअर्स ने जंगनाई को घेर लिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी का सेंट्रल हेडक्वार्टर है जहां लीडर्स रहते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक ली होंगजी 22 अप्रैल को चाइना आया था। उसने इस प्रोटेस्ट को डायरेक्टली ऑर्गेनाइज किया और फिर वापस यूएस लौट गया। यानी उसने चिंगारी लगाई और जब आग सुलगी तो फिर वापस यूएस लौट गया। चाइना के प्रीमियर जू रोंगजी ने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों से मिलकर उनकी शिकायतें सुनने का प्रॉमिस किया, लेकिन ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा हो चुका था
कि इतने लोगों की भीड़ को देखकर पूरा स्टेट सिस्टम रैटल हो गया था। ये चाइना की हिस्ट्री में सबसे बड़ा पीसफुल प्रोटेस्ट था। जुलाई 1999 में चाइना गवर्नमेंट ने फालुन गोंग पर पूरा बैन लगा दिया और इसे इविल कल्ट के नाम से लेबल किया गया और ली होंगजी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया था, लेकिन वो तो प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही देश छोड़कर भाग गया था। इस प्रोटेस्ट में हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया और उनको डिटेंशन सेंटर्स में रखा गया। यहाँ उनके साथ मारपीट, टॉर्चर और यहाँ तक के सेक्सुअल अब्यूज की रिपोर्ट्स भी आई। जेल में इन प्रिजनर्स से जबरदस्ती लेबर करवाई जाती थी और उनको रेस्ट करने के लिए कोई बेड तक नहीं दिया जाता था। ये वीडियो को देखिए, ये उसी चाइनीज डिटेंशन सेंटर का है। इसमें इन लोगों से काम करवाया जाता था और ये सोते भी इन मशीन्स के नीचे ही थे, यानी कि 3 से 4 घंटे सोना और फिर उठ के सीधा काम पे लग जाना। That's it। चाइना गवर्नमेंट ने फॉलोअर्स को एक ऑफर दिया कि अगर तुम फालुन गोंग से अपना विश्वास छोड़ दो और प्रोटेस्ट को रोक दो तो तुम्हारी डिटेंशन खत्म कर देंगे और तुम्हें रिहा कर देंगे। लेकिन ली होंगजी ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया। यूएस में खुद छुप के बैठे हुए ली होंगजी ने अपने फॉलोअर्स को मैसेज भेजा कि गवर्नमेंट से सामना करो और कष्ट सहो, क्योंकि ये पिछले जन्मों के पाप को खत्म करेगा और इससे तुम स्वर्ग पहुंचोगे। और जो फॉलोअर्स प्रोटेस्ट से पीछे हटने के लिए तैयार थे, ली होंगजी ने अपनी बुक जुआन फालुन में उनको मेलिनेंट ट्यूमर यानी कि एक कैंसर जैसे घातक ट्यूमर कहा और इस टॉर्चर को एक टेस्ट बताया। फिर जनवरी 2001 में वही इंसिडेंट हुआ जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरुआत में किया था, तियानमन स्क्वायर पर सेल्फ इमोलेशन का इंसिडेंट। इसमें 5 फालुन गोंग फॉलोअर्स ने खुद को गैसोलीन डालकर आग लगा ली थी और इसमें 2 मौतें हुई थी, जिनमें एक 12 साल की लड़की थी और एक थी उसकी माँ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन इवन बचने वाले लोगों की बॉडीज पूरी तरह झुलस चुकी थी। फालुन गोंग ने क्लेम किया कि ये सब गवर्नमेंट ने नकली तरीके से सेटअप किया ताकि ग्रुप को बदनाम किया जा सके। लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने पॉइंट आउट किया कि उसी टाइम पीरियड में फालुन गोंग मेंबर्स में और भी सुसाइड्स हुए थे। इस पूरे क्रैकडाउन के बाद ली होंगजी क्लेम करता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक राक्षसों का रूप है और प्राचीन गॉड्स ने उन्हें दुनिया खत्म करने के लिए भेजा है। एक इंडिपेंडेंट चाइना ट्राइब्यूनल की जजमेंट क्लेम करती है कि चाइना गवर्नमेंट ने फालुन गोंग प्रिजनर्स से सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गन हार्वेस्ट किए और ये ऑर्गन्स सिर्फ जीवित प्रिजनर्स से ही लिए जाते थे, जैसे कि उनके लिवर्स, किडनीज एंड हार्ट्स। किलगर मातास की रिपोर्ट ने भी इस इशू को उठाया था और यूनाइटेड नेशंस ने इसे सीरियसली लिया। चाइनीज गवर्नमेंट आज तक ये सब को डिनाई करती है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की 2015 की रिपोर्ट कहती है कि प्रिजनर ऑर्गन्स की प्रैक्टिस अब बंद होने की प्रोसेस में है। वहीं हैरी वू नाम के एक एक्टिविस्ट ने खुद इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला, लेकिन फालुन गोंग के फॉलोअर्स ने इन सब को चाइनीज स्पाई कहकर डिस्क्रेडिट किया। खैर, अब पार्ट 2 में जाते हैं। ये फालुन गोंग एक्चुअल में है क्या? बाहर से तो फालुन गोंग एक सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिस लगती है, जैसे मेडिटेशन, क्यूगोंग एक्सरसाइजेस, पॉजिटिव वैल्यूज जैसे सच्चाई, दया, सहनशीलता, ये सब इसमें इंक्लूड है। लेकिन मुझे मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ा और एक कल्ट लगा। मैं आपको इनके मालिक ली होंगजी की सोच के बारे में बताऊंगा और बाकी आप खुद समझ जाएंगे कि मैं इसको कल्ट क्यों बोल रहा हूं। पहले मैं आपको ली होंगजी की अपनी लिखी बुक्स और इंटरव्यूज और इसके फॉलोअर्स की इंटरेक्शंस की समरी बताऊंगा। फिर एंड में बताऊंगा कि ये अपना प्रोपेगेंडा ऑपरेट कैसे करते हैं और इनकी तारें ट्रम्प से लेकर कहां तक जुड़ी हैं। तो फालुन गोंग का फाउंडर ली होंगजी खुद को एक तरह का भगवान बताता है। वो क्लेम करता है कि वो बुद्धा या जीसस से भी बेहतर गॉड है। उसकी अपनी किताब जुआन फालुन में वो लिखता है कि वो एलियन से लड़ता है जो ह्यूमन बॉडीज को चुराते हैं और साइंस की मदद से उनको मैनिपुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो ली क्लेम करता है कि एरोप्लेन्स और कंप्यूटर्स जैसे इन्वेंशंस एलियंस ने इंसानों को दिए हैं। ली होंगजी क्लेम करता है कि वो अपने फॉलोअर्स के थॉट्स को पढ़ सकता है और हर एक बीमारी को हील कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता है कि इन क्लेम्स को टेस्ट मत करो, ट्रू बिलीवर्स बस बिलीव करते हैं बिना प्रूफ मांगे। एडवांस्ड फॉलोअर्स को सुपरनैचुरल पावर्स मिलती हैं, जैसे लेविटेशन यानी कि हवा में तैरना या फिर दीवार के आर पार देखना।
ली ने इसे डेविड कॉपरफील्ड जैसे जादूगरों से कंपेयर किया है। वो कहता है कि एपोक्लिप्स यानी कि दुनिया का अंत आ रहा है और सिर्फ फालन गोंग फॉलोअर्स को ही बचाया जाएगा। नॉन फॉलोअर्स इररिडीमेबल हैं और उनका भयानक विनाश होगा। रॉक म्यूजिक और होमोसेक्सुअलिटी को मास्टर जी रिपल्सिव यानी कि घिनौना बताते हैं। उसके द्वारा हेवन भी रेशियली सेग्रीगेटेड है और रेस मिक्सिंग एक एलियन प्लॉट है। When we die, there's going to be a planet for the French, a planet for the Chinese, and we'll all be a lot happier. Mr. Gumbo, you're upsetting me. No, I'm not. As per Fa teachings, वो कहता है कि मुझे हमेशा मास्टर कहकर पुकारो और मेरी टीचिंग्स को खुद इंटरप्रेट मत करो, बस जैसा मास्टर कहता है उसको मानो। अब उसकी जुआन फालुंग किताब की टीचिंग्स की वजह से कुछ बुरे नतीजे सामने आए हैं। ली होंगजी कहता है कि मॉडर्न साइंस गलत है, हर बीमारी पिछले जन्मों के कर्मा से आती है और फालुन गोंग की प्रैक्टिस से ये कर्मा जलकर खत्म हो जाता है। इसीलिए दवाइयां मत लो, डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास गए तो ये मास्टर पे विश्वास की कमी दिखाएगा। ये एक इंटरव्यू का क्लिप देखिए जिसमें ली का राइट हैंड इस बात को डिनाई कर रहा है और फिर हिपोक्रेसी के साथ वर्डिंग चेंज करके एक्सेप्ट भी करता है। My health has changed quite a bit. If I have a fall or something, maybe I'll go to the hospital. There's nothing prevent me from going to the hospital. But in the meantime, because of Falun Gong, I don't need to go to the hospital. रिपोर्ट्स में सैकड़ों मौतों की स्टोरीज हैं। मिसाल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया की एक एक्स डिसिपल ने बताया कि उसकी माँ ने फॉलन गोंग ज्वाइन करने के बाद ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेनी छोड़ दी और शॉर्टली आफ्टर उसकी मौत हो गई। कई कैंसर पेशेंट्स ने मेडिकल ट्रीटमेंट रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मास्टर जी ने कह दिया कि कर्मा बन से वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे, लेकिन आखिरकार उन सबको मौत का मुंह ही देखना पड़ा। अब बात करते हैं कि फालुन गोंग कैसे ऑपरेट करता है। ये बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। यूएस में उनका एक बड़ा मीडिया एम्पायर है, जैसे इपॉक टाइम्स न्यूज़पेपर, जो बाहर से नॉर्मल लगता है लेकिन मुख्य रूप में एंटी सीसीपी प्रोपेगेंडा चलाता है, जैसे चाइना की बुरी स्टोरीज हाईलाइट करना। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं, इपॉक टाइम्स कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी स्प्रेड करता है। इपॉक की क्यू फिनोमेना आर्टिकल्स और एज ऑफ वंडर चैनल, जो कि अभी यूट्यूब पे बैन हो गया है, इनको ही देख लीजिए। इपॉक टाइम्स कोविड के टाइम पे एंटी वैक्सीन मैसेजेस भी स्प्रेड कर रहा था। साथ ही ये डोनाल्ड ट्रंप को किलर एंजल के रूप में दिखाता है, जो कि डेमोनिक फोर्सेस यानी कि चाइना से लड़के एपोक्लिप्स को रोक सकता है। ये बंदा किलर एंजल है और यही बचाएगा दुनिया को। 2016 में जैसे ही ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल कैंपेन शुरू की, इपॉक टाइम्स ने उसको अपना फेवरेट बना लिया क्योंकि वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट बोलता था और इन दोनों का एंटी चाइना एजेंडा मैच करता था। इन लोगों ने ट्रंप को पॉजिटिव कवरेज दी, जैसे उसकी स्पीचेस को हाईलाइट करना और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्प्रेड करना जो ट्रंप के नैरेटिव से जुड़ी थी। ये प्रोपेगेंडा इतना इंटेंस था कि इपॉक टाइम्स एक तरह का ट्रंप चीयर लीडर बन गया था और 2016 के चुनाव से पहले उन्होंने लाखों डॉलर एड्स पर खर्च किए ताकि ट्रंप की इमेज बूस्ट हो। 2016 में ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद इपॉक टाइम्स की फंडिंग में जबरदस्त उछाल आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी सालाना कमाई 2016 के $4 मिलियन से बढ़ के 2018 तक $12 मिलियन से भी ऊपर चली गई थी और 2020 आते आते उनकी ये कमाई $100 मिलियन के करीब पहुंच गई थी। अब सवाल ये है कि एक न्यूज चैनल $12 मिलियन से सीधा $100 मिलियन कैसे पहुंचा, वो भी सिर्फ 2 साल के अंदर। मैजिक, isn't it? इपॉक टाइम्स असल में फालुन गोंग से जुड़े इपॉक मीडिया ग्रुप का हिस्सा है। अब ली होंगजी का ट्रंप से कनेक्शन स्टीव बैनन के जरिए है। बैनन ने इपॉक के साथ कई इंटरव्यूज किए हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स पर गेस्ट बने हैं और दोनों ने एक दूसरे के नैरेटिव्स को प्रमोट किया, जैसे कि एंटी चाइना और ट्रंप के हारने के बाद इलेक्शन फ्रॉड थ्योरीज। इपॉक ने फेसबुक पर बॉट्स और फेक यूजर्स का इस्तेमाल किया, स्पेशली 2016 से 2020 तक, जहां वियतनामीज लोग जिन्हें इपॉक ने हायर किया था वो खुद को अमेरिकन ट्रंप सपोर्टर्स के रूप में पोज करते दिखते थे। मतलब ये वियतनामीज ऑपरेटर्स फेक प्रोफाइल्स बनाते, अमेरिकन साउंडिंग नेम्स यूज करते और ट्रंप के फेवर में पोस्ट शेयर करते, लाइक्स करते और कमेंट्स करते। न्यूयॉर्क टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन से सैकड़ों ऐसे अकाउंट्स लोकेट किए गए थे। अब बात करते हैं एक और जरिया इनके प्रोपेगेंडा का, जो है शेनियन। बाहर से तो ये डांस शो बड़ा ही कल्चर लगता है, कलरफुल डांसर्स परफॉर्म करते हैं और
एड्स में चाइना बिफोर कम्युनिज्म जैसे थीम्स दिखाते हैं, लेकिन What really happens inside the shows? शो के कंटेंट में एंटी चाइना मैसेजेस भरे पड़े हैं। नास्तिकता को डेडली आइडियाज बताना या चाइना में हुए ऑर्गन हार्वेस्टिंग, जिसकी बात हमने पहले पार्ट में की, उसको इन्होंने एज अ प्रमोशन टूल यूज किया, जिसमें ये दिखाते थे कि फॉलन गॉन्ग के फॉलोअर्स के ऑर्गन्स सबसे बेस्ट हैं बिकॉज ऑफ फॉलन गॉन्ग एक्सरसाइजेस। इसीलिए चाइना की गवर्नमेंट इन्हें ब्लैक मार्केट में फॉलन गॉन्ग ऑर्गन्स के नाम पे महंगे दाम पे बेचती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शोज असल में फंड रेजिंग के लिए यूज होते हैं। टिकट्स $100 से भी ज्यादा महंगे बिकते हैं, लेकिन परफॉर्मर्स को कोई पेमेंट नहीं मिलता और उन्हें जबरदस्ती बिना पैसे की सर्विस करनी पड़ती है। पूरा ग्रुप करीब $265 मिलियन के एसेट्स का मालिक है, लेकिन शेन्युइन डांसर्स को आइसोलेटेड, अनपेड और अंडरपेड रखा जाता है और उनको कोई मेडिकल केयर नहीं मिलती, क्योंकि टीचिंग्स के मुताबिक मेडिसिन लेना मतलब ली होंगजी पर ट्रस्ट ना होना माना जाता है। हाल ही में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इपॉक टाइम्स पर $67 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग का एक्यूजिशन लगाया है। अब ये केस का कोई रिजल्ट निकलता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।